स्टैंडर्ड साइन कहां होता? यहां होता। कितना कवर अप कर लिया इसने? पाई प्लस साइन इनवर्स 1/3। ये समझ में आया? तो शायद अब आप दिमाग में ही सोच पा रहे होंगे कि अगर ये मीन पोजीशन से गया, जितनी देर में ये इधर गया, ग्राफ इतना मूव किया, ये वापस आया, ग्राफ इतना मूव किया, वापस आया, ग्राफ इतना मूव किया, वापस आया, ग्राफ इतना मूव किया। तो जितने में इसने कंप्लीट राउंड लगाया, इसने इतना राउंड लगाया। ठीक है, मतलब अगर ये पार्टिकल यहां से घूम के यहां तक आया है, ये, तो हम ग्राफ में कह सकते हैं कि ग्राफ में हम यहां हैं। ये समझ पा रहे हो? क्योंकि यहां से चालू करता, ये यहां से चालू करता, इतना कवर अप करके यहां आया, इतना कवर अप करके यहां आया। ठीक है, तो ये इमेजिन हुआ कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की जब हम इक्वेशन लिखेंगे तो इनिशियली कहां है उस पर डिपेंड करेगा ग्राफ, उस पर डिपेंड करेगा इक्वेशन का फेज। ठीक, तो ये तो हम सिंपल हार्मोनिक मोशन में अलग से देखेंगे ही। तो अभी हमारा जो टारगेट है हम उस पर वापस आते हैं कि ये इतना रायता हमने क्यों फैलाया। ठीक है, हम एक स्पेशल सर्किट की बात कर रहे हैं। अगर हमने एक कैपेसिटर और एक इंडक्टर को आपस में कनेक्ट कर दिया होता, अगर इनको आपस में कनेक्ट किया होता तो क्या होता? तो अभी इसका चार्ज Q है, किसी भी टाइम पे इस पे इससे करंट गया I, इस पे आया Q माइनस Q, या आप Q ही मान लेते हैं, Q चार्ज ऑन कैपेसिटर है, उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। ये चार्ज माना, करंट अगर ऐसा जा रहा है तो इसकी बैटरी कितनी बनेगी? LdI/dt की अपोजिट। अब ये लूप में मूव करें तो कितना बनता? Q/C का ड्रॉप LdI/dt इक्वल टू 0। डिफरेंशियल देखो, Q/C बढ़ा बढ़ा, सॉरी ऐसे गए, बढ़ा, LdI/dt घटा, तो Q इज इक्वल टू LC DI/dt। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, क्या बनता? dQ/dt LC d2I/dt स्क्वायर। और जरा समझिए यहां dQ/dt ही माइनस I है। माइनस क्यों? चार्ज कम हो रहा है ना, चार्ज का लॉस करंट है, गेन नहीं। लॉस इन चार्ज इज करंट। तो अब अगर मैं अगली इक्वेशन लिखूं डिफरेंशिएट करने के बाद, तो dQ/dt कुछ और नहीं, माइनस I लिखा है, ये LC d2I/dt स्क्वायर लिखा है, तो d2I/dt स्क्वायर इज इक्वल टू -1/LCI। कुछ बनाए? क्या बना? I इज इक्वल टू I मैक्स साइन ओमेगा t प्लस फाइव। सोचो, बना? डबल डेरिवेटिव उसी के प्रोपोर्शनल है, नेगेटिव साइन भी है, तो साइनसोइडल फंक्शन बना होगा। तो करंट की वैल्यू ए साइन, और ओमेगा समझ में आया कैसे सोचा? ये बताया था मैंने, d2x/dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए एक्स था, तो x को a साइन रूट ए टी प्लस 5, तो ये 1/√LC t प्लस 5। इसका मतलब इसका टाइम पीरियड, ओमेगा की वैल्यू मिल गई 1/√LC, तो टाइम पीरियड 2π√LC मींस ये एक पीरियोडिक मोशन होगी। मोशन तो वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, पीरियोडिक ऑक्सीलेशंस होंगे। मतलब ये करंट ऐसे जाएगा, फिर वापस होगा, फिर ऐसे जाएगा,
फिर वापस होगा। ये प्रोसेस इनफाइनाइट टाइम के लिए चलती रहेगी। और सही बात है, एनर्जी लॉस करने वाला कोई नहीं है। तो क्या होगा, पहले कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा और काइंड ऑफ इंडक्टर चार्ज होगा। इंडक्टर में करंट स्टोर होगा, कैपेसिटर कम होता जाएगा। इसमें जब करंट मैक्सिमम होगा ये निपट जाएगा, फिर उल्टी तरफ चार्ज होगा, फिर डिस्चार्ज होगा, फिर इस तरफ चार्ज होगा। तो लगातार चार्जिंग डिस्चार्जिंग चलती रहेगी। तो करंट भी साइनसोइडल होगा, तो चार्ज भी साइनसोइडल होगा। कैसे पता चला, इस इक्वेशन से देखो जरा। Q इज इक्वल टू एल सी, डी आई बाई डी टी डेरिवेटिव करके छापोगे तो A अपॉन रूट एल सी कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव बना। चाहे कॉस हो चाहे साइन हो, है तो साइनसोइडल ही। तो बड़ी अच्छी बात है, चार्ज भी साइनसोइडल है, करंट भी साइनसोइडल है। ठीक, तो समझ में आया क्या हुआ यहां। और चूंकि यहां कोई एनर्जी लॉस की वजह नहीं, तो एनर्जी भी कंजर्व्ड है। क्या कर लो, कर लो, नोट कर लो। क्या हीट क्यों लॉस होगी, रेजिस्टेंस कहां है। कैपेसिटर में हीट तभी लॉस होती है जब सडन चार्ज फ्लो करता है। क्या इंडक्टर वो सडन फ्लो होने देगा। बोलो, कोई कुछ कह रहा था। तो जरा इन डिफरेंशियल इक्वेशन को थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। ये तो हमें समझ में आया साइनसोइडल ऑक्सीलेशन होंगे, लेकिन अभी बात हमारी खत्म हुई नहीं। तो हम मानते हैं किसी भी समय इन जनरल कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन लिख रहा हूं, कैपेसिटेंस, इस पे चार्ज Q है, कैपेसिटेंस सी एल। तो अगर ये ऐसा बना होता तो यहां डी क्यू बाई डी टी प्लस आई है या माइनस आई। प्लस आई। इस बार क्योंकि मैंने क्या किया, चार्ज का ग्रोथ ही करंट है, चार्ज बढ़ रहा है, डिफरेंशियल सेम बनेगी फाइनली, उससे मत घबराइए। ऐसे मूव किए तो इंडक्टर के अक्रॉस जिस डायरेक्शन में करंट है उस डायरेक्शन में हम एल डी आई बाई डी टी बनाते हैं, नेगेटिव। तो अब इस पूरी लूप में मूव करो, एल डी आई बाई डी टी करंट की अपोजिट बनाएंगे ना। हाँ, वो डिपेंड करता है कि हम क्या ले रहे हैं, ठीक है। तो हम ऐसे बना लेते हैं कि ये ऐसा है, तो अगर आप ये बना रहे हो अपोज करते हुए एल डी आई बाई डी टी बना सकते हैं, और सपोर्ट करते हुए माइनस एल डी आई बाई डी टी।
तो ये अपोज करते हुए मैंने क्या किया, करंट को अपोज किया, नहीं सपोर्ट किया, तो मैं ऐसे बना सकता हूं। तो माइनस एल डी आई बाई डी टी इक्वल टू 0, ये ठीक है। तो इसी को एल डी आई बाई डी टी प्लस क्यू बाय सी इक्वल टू 0। अब मैं इसमें क्या कर रहा हूं, दोनों तरफ dt का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, q बाय सी dt। अब दोनों तरफ i का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, i di प्लस q बाय सी i dt। देखते जाना, l i di q बाय सी dq इक्वल टू 0। तो इन दोनों स्टेप की जगह मैं एक सिंगल स्टेप लिख देता हूं, मल्टीप्लाई बाय आई डी टी बोथ साइड। आई डी टी मल्टीप्लाई किया तो ये बना एल आई डी आई डी टी ही डी क्यू है, आई डी टी ही डी क्यू है। अब जरा इसको इंटीग्रेट करो, क्या बनेगा, इंटीग्रेट करो, हाफ एल आई स्क्वायर, ये क्या बना, क्यू स्क्वायर बाय 2c, और 0 का इंटीग्रेशन, ये समझ में आया क्या हुआ। चूंकि रेजिस्टेंस तो कहीं था नहीं, तो इंडक्टर की एनर्जी और कैपेसिटर की एनर्जी का सम कंजर्व्ड है, ये समझ में आया। और अगर कहीं भी अनडैम्प्ड ऑक्सीलेशन हो रहे हैं तो एनर्जी का सम कंजर्व्ड होना चाहिए एसएचएम में। तो इंडक्टर की एनर्जी और कैपेसिटर की एनर्जी का समेशन कांस्टेंट है, क्लियर। और ये वही है जो इनिशियल एनर्जी है। ये तो पहला पॉइंट, ये पहला पॉइंट हमने इससे डिस्कस किया कि टोटल एनर्जी का सम कांस्टेंट है। दूसरा और भी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, जब करंट मैक्सिमम होगा या जब चार्ज मैक्सिमम होगा उस समय डी क्यू बाय डी टी 0 होगा। सोच रहे हो, उस समय करंट, अभी मत छापो यार, पहले समझ लो। चार्ज जब मैक्सिमम होगा, और किसी भी चीज का मैक्सिमम मिनिमम मतलब डेरिवेटिव 0, और डी क्यू बाई डी टी 0 मतलब करंट 0, और चार्ज मैक्सिमम मतलब जब कैपेसिटर की एनर्जी मैक्सिमम होगी उस समय इंडक्टर की एनर्जी 0 होगी। और बात सही भी लग रही है कि इन दो का सम कांस्टेंट है। तो जब पूरी की पूरी एनर्जी कैपेसिटर में चलेगी उस समय इंडक्टर में नहीं है। अब जरा देखते हैं इसका कन्वर्स ट्रू है कि नहीं। जब I मैक्सिमम होगा उस समय डी आई बाई डी टी 0 होगा। किसी भी चीज का मैक्सिमम मतलब डेरिवेटिव 0। और अगर डी आई बाई डी टी 0 है तो मैं इस इक्वेशन से देख लूं, फ्रॉम इक्वेशन 1, अगर डी आई बाई डी टी 0 है तो कंफर्म चार्ज 0 है, मतलब एनर्जी ऑफ इंडक्टर मैक्सिमम है, उसी समय एनर्जी ऑफ कैपेसिटर मिनिमम तो होगी, ये तो हमें पता था, वो मिनिमम वैल्यू 0 होगी। और ये उतना ऑब्वियस नहीं है। Q का डेरिवेटिव करंट है लेकिन I का डेरिवेटिव चार्ज नहीं है। डायरेक्ट बाय डेफिनेशन करंट का डेरिवेटिव चार्ज नहीं है। वो तो इस वजह से कि एल डी आई बाई डी टी ही क्यू बाई सी के प्रोपोर्शनल था। तो अगर डी आई बाई डी टी 0 है तो चार्ज 0 है। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि मैं जो ये एनर्जी लिख रहा हूं, अब मैं चौथा पॉइंट लिख सकता हूं, हाफ एल आई स्क्वायर क्यू स्क्वायर बाय 2c इज इक्वल टू हाफ एल आई मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ क्यू मैक्स स्क्वायर बाय 2c बाय c इज इक्वल टू टोटल एनर्जी। ये स्टेटमेंट समझ में आया कि टोटल एनर्जी का सम कंजर्व्ड है। किसी भी समय पे इंडक्टर की एनर्जी, किसी भी समय पे कैपेसिटर की का सम हो पूरा इंडक्टर में गया तो इतना होगा, पूरा कैपेसिटर में गया तो इतना होगा, यही टोटल एनर्जी है।
तो किसी भी इंस्टेंट की एनर्जी का समेशन कांस्टेंट है, ठीक है। और लास्ट पॉइंट जो हमने निकाला था वही था, डेरिवेटिव किया था इसको, तो d2i बाय dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एल सी आई। तो i की वैल्यू i मैक्स साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ओमेगा की वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट एल सी, ठीक है। तो करंट का फंक्शन हमारा कुछ इस तरीके से बना। पक्का आया समझ में पूरा डिस्कशन, ठीक है, कि हम बड़ा सेफली ये कह पा रहे हैं कि एक, देखो मैं मान रहा हूं t इक्वल टू 0 का केस ये है जब सिर्फ कैपेसिटर पे चार्ज q था और करंट 0 था, t इक्वल टू 0 पे। अब जो ही आप स्विच ऑन करोगे चार्ज फ्लो होना चालू होगा, क्योंकि कैपेसिटर पे चार्ज है, पोटेंशियल डिफरेंस है, उस पे तो पोटेंशियल है नहीं, तो ये चार्ज फ्लो होगा और चार्ज फ्लो होगा तो इस पे करंट आएगा और इसका चार्ज कम हो जाएगा। ये बात समझ में आई? और इस पे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कम हो गई और मैग्नेटिक एनर्जी पैदा हो गई, हो गई। ऐसा कब तक होता रहेगा? जब तक कि ये चार्ज खत्म नहीं हो जाता, क्योंकि ये तब तक चार्ज सप्लाई करता रहेगा जब तक कि ये चार्ज खत्म नहीं हो जाता। तो जब इसका चार्ज 0 हो जाएगा, मतलब ये न्यूट्रल हो जाएगा, उस समय इस पे करंट मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम कैसे? अगर इस पे चार्ज 0 है तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, तो अगर इसका पोटेंशियल डिफरेंस 0 तो इसका भी 0 होना चाहिए, तो एल डी आई बाई डी टी विल बी 0। लेकिन चूंकि करंट इस समय जा रहा है तो चार्ज खत्म हो गया, लेकिन ये स्टडी स्टेट नहीं है, क्योंकि चार्ज खत्म हो जाता और करंट भी खत्म हो जाता तो प्रोसेस रुक जाती, लेकिन करंट तो अब भी है। तो अब क्या होगा? कैपेसिटर उल्टा चार्ज होना चालू हो जाएगा और करंट ये आई मैक्स जो था वो आई मैक्स से कम होना चालू हो जाएगा। समझ गए? क्योंकि इसकी एनर्जी ये छीनने लगेगा। क्लियर? और ये छीनते छीनते ऐसा होगा कि जब ये इंडक्टर का करंट खत्म हो जाएगा और इस पे इस डायरेक्शन में चार्ज आ जाएगा, और वो ठीक वही होगा, ये फील आया? जब करंट 0 होगा तो इस पे चार्ज मैक्सिमम आ जाएगा, लेकिन पोलैरिटी पलट गई। तो क्या ये स्टडी स्टेट है? क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर इस पे ड्रॉप है और इस पे ड्रॉप नहीं है। अगर करंट 0 रहता तो फिर इस पोटेंशियल डिफरेंस को कौन काटेगा? तो ये वापस से अब क्या होगा? इस तरफ चार्ज फ्लो होने लगेगा। तो अब इसके बाद क्या आएगा कि इसका चार्ज कमजोर होने लगेगा और करंट इसमें इस डायरेक्शन में आएगा। होते होते फिर से ऐसा होगा, ये न्यूट्रल होगा और इस पे करंट मैक्सिमम होगा, लेकिन किस डायरेक्शन में? उल्टी डायरेक्शन में। लेकिन ये यहां भी नहीं रुक सकता क्योंकि करंट है। तो अब ये इस तरफ चार्ज करना चालू करेगा और चार्ज करते करते ये मैक्सिमम चार्ज कर देगा। तो ये प्रोसेस लगातार चलती रहेगी। मतलब इनिशियली क्या हो रहा है? कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है, इसकी एनर्जी कम हो रही है, कम हो रही है तो करंट बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते करंट मैक्सिमम हुआ, कैपेसिटर फुल्ली डिस्चार्ज हो गया। लेकिन इंडक्टर के साथ दिक्कत है कि वो अपनी एनर्जी मेंटेन नहीं रख सकता, क्योंकि सिस्टम में करंट तो जाएगा, करंट जाएगा तो ये चार्ज होने लगेगा उल्टी पोलैरिटी के साथ, तो उसकी एनर्जी कम होगी, इसकी बढ़ेगी। तो लगातार ये चलता रहेगा, एक की एनर्जी कम, एक की एनर्जी ज्यादा। तो हम कह सकते हैं कि चार्ज अगर ऐसा बनेगा टाइम के साथ तो करंट भी ऐसा बनेगा टाइम के साथ। ये समझ में? चार्ज मैंने डायरेक्ट कैसे बना दिया? कैसे? t इक्वल टू 0 पे चार्ज मैक्सिमम था तो मैक्सिमम से चालू हो रहा था, और करंट 0 था तो ये 0 से चालू हो रहा है। अब आया समझ में? तो लगातार ये ऑक्सीलेशन होते रहेंगे, ये एनर्जी कन्फाइंड है सिस्टम की, बाहर नहीं निकल रही है,
ऑब्वियसली हम आइडियल केस की बात कर रहे हैं वेयर देयर इज नो रेजिस्टेंस। प्रैक्टिकली ग्राफ ऐसे बनते हैं, ये समझ गए, क्योंकि डैंपिंग होती है, क्योंकि एनर्जी कहीं ना कहीं तो लॉस होती ही है। आइडियल इंडक्टर नहीं होता, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, लेकिन आइडियल केस में ये कुछ इस तरीके से बनेगा। और इसकी फ्रीक्वेंसी आई किसका फंक्शन है? एल और सी का। समझ गए? अब याद करिए कि अगर चार्ज ऑक्सीलेट कर रहे हैं, इसमें चार्ज ऑक्सीलेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑक्सीलेट कर रहा है, और ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का ऑक्सीलेट करना ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस करना है। तो दरअसल इसके साथ जो एसोसिएटेड रेडिएशंस हैं, उन रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी यही होगी जिस फ्रीक्वेंसी से ये मूव कर रहा है। ठीक है, चलो फिलहाल जब मैं इसका एक न्यूमेरिकल लूंगा तो आपको अच्छे से फील आएगा कि यहां क्या हो रहा है। रेडिएशंस के बारे में कुछ देर बाद बात करेंगे। देखो, शांत रहो। जैसे 2 फैराड और यहां 2 वोल्ट, यहां करंट 3 एम्पियर, 2 हेनरी, ये था t इक्वल टू 0 की सिचुएशन। ये t इक्वल टू 0 की सिचुएशन है। तो क्या अभी करंट मैक्सिमम है? अगर करंट मैक्सिमम होता तो चार्ज 0 होता, और अगर चार्ज मैक्सिमम होता तो करंट 0 होता। इनमें से कोई भी मैक्सिमम नहीं है। मतलब मैक्सिमम करंट 3 एम्पियर से बड़ा आएगा, मैक्सिमम चार्ज 4 कूलम से बड़ा आएगा। तो अब अगर हम इसकी एनर्जी लिखें, एनर्जी ऑफ सिस्टम कितनी आती? हाफ LI² प्लस हाफ CV²। आप Q² बाय 2C भी लिख सकते हैं, हाफ CV² लिख सकते हैं, एक ही बात। इंडक्टेंस 2 3², हाफ कैपेसिटेंस 2 कितनी आई है? 13 जूल आई। अब अगर हमसे पूछा होता मैक्सिमम करंट कितना है, तो कैसे निकालते? जब पूरा का पूरा एनर्जी हाफ LI² में चला जाएगा। समझ गए? इंडक्टेंस कितना है? 2, I max² 13, तो I max की वैल्यू √13 एम्पियर। अब हमसे पूछा होता चार्ज मैक्सिमम कितना है, तो Q² बाय 2C इक्वल टू 13 लिख सकते हैं। तो Q मैक्स की वैल्यू 2C, कैपेसिटेंस कितना है? 4, 52 का अंडर रूट कूलम। मिला? तो हम ये भी जानते हैं मैक्सिमम करंट कितना है, ये भी जानते हैं मैक्सिमम चार्ज कितना है। तो अब अगर हमसे पूछा होता कि चार्ज का ग्राफ बनाओ टाइम के साथ, तो चार्ज की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? √52। तो चार्ज का फंक्शन कितना होगा? √52 साइन ओमेगा टी प्लस 5। ये चला। और ओमेगा की वैल्यू 1/√LC, और LC की वैल्यू कितनी है? 2, तो 1/2। लेकिन अगर मैं ग्राफ से देखूं तो अभी चार्ज कितना है? 4। होना कितना है? √52। इसका मतलब अभी 4 है और बढ़ना है, तो ग्राफ ऐसा रहा होगा। सोचो। और अगर फंक्शन निकालना है तो मुझे फेज चाहिए, और यही तो फेज है। और फेज कितना है? साइन इनवर्स 4/√52। समझ आया वो सब रायता क्यों फैलाया गया था? कि अब हम लिख सकते हैं कि चार्ज किसी भी टाइम पे क्या होगा।
और अगर चार्ज लिख सकते हैं तो सिमिलरली करंट लिख सकते हैं। जरा करंट का सोचिए, करंट का ग्राफ टाइम के साथ ऐसा है। करंट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? √13। अभी करंट कितना है? 3 एंपियर। 3 एंपियर तो दो जगह है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। कौन सा वाला 3 एंपियर है? नहीं, कोई सा भी नहीं। फिगर से क्या समझ में आ रहा है? चार्ज बढ़ रहा है या घट रहा है? चार्ज बढ़ रहा है। इसीलिए तो हमने ये 4 कूलम भी तो लेने के 2 ऑप्शन थे। 4 हमने ये वाला क्यों लिया? क्योंकि इसके हिसाब से करंट चार्ज को बढ़ा रहा है, और ये अगर बढ़ रहा है तो करंट कम हो रहा है, और करंट कम हो रहा है तो कौन सा वाला आएगा? ये। अब आया समझ में? क्लियर? हमने चार्ज का ग्राफ बनाया √52। 4 कूलम था। 4 ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। कौन सा लिया? जिसमें ये चार्ज बढ़ रहा होगा। क्यों? टेंडेंसी करंट की यही है। और चार्ज बढ़ेगा तो करंट घटेगा, तो करंट का एक्सप्रेशन क्या बनेगा? √13 sin ओमेगा टी प्लस ये फेज एंगल, और ये 3 है, ये √13 है, तो कितना? पाई माइनस साइन इनवर्स 3/√13। तो देखिए, ये फंक्शन का भी अपना एक बेनिफिट है कि चार्ज का ग्राफ हमने ये सोचा कि मैक्सिमम चार्ज हमने निकाल लिया कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, √52। अभी हमारे पास 4 कूलम है। 4 कूलम, इससे पता चल गया कि बढ़ने वाला या घटने वाला, तो समझ में आया बढ़ने वाला। ये अब हमसे पूछा होता टाइम व्हेन चार्ज ऑन कैपेसिटर बिकम्स 0 फॉर फर्स्ट टाइम। लैंग्वेज पे ध्यान दें। पहली बार चार्ज 0 कब हुआ? तो ध्यान दें, होगा क्या? पहले ये फुल्ली चार्ज होगा, पहले ये फुल्ली चार्ज होगा, फिर ये डिस्चार्ज होगा, और जब फुल्ली डिस्चार्ज हो जाएगा वो टाइम पूछा है। तो ग्राफ में वो कहां है? ये और ये फील कर रहे हो, ये फुल्ली चार्ज का है, फिर डिस्चार्ज का है। तो दरअसल ये टाइम तो T/4 हमें पता था। ये समझ में? T/4 टोटल T/2, ये T/4, ये T/4 पता था, लेकिन ये टाइम नहीं पता। पक्का समझ रहे हो क्या दिक्कत है? कि ये टाइम निकालने के लिए ये T/4 पता है, ये नहीं पता। चलो, टाइम नहीं पता, एंगल तो पता है। एंगल कितना है? पाई माइनस साइन इनवर्स 4/√52। इतने एंगल बाद ये घटना घट जाएगी। अब मुझे बस ये देखना है कि इसके करस्पॉन्डिंग टाइम कितना है, और टाइम निकालने के लिए अब आपके पास 2 ऑप्शन है। या तो आप ये ढूंढिए ये टाइम कितना था, तो इसका ओमेगा कितना था? 1/2, 1/√LC, 1/2। ओमेगा होता है 2π/T, 1/2, T की वैल्यू 4π। तो इसका टाइम पीरियड 2π 4π था, और ये लेंथ 4π है, तो ये लेंथ 2π है। समझ गए? और अगर ये लेंथ 2π है तो पाई इक्विवेलेंट टू 2π, तो दिस इज इक्विवेलेंट टू, समझ में आया? दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस इंटू 2। या हमारे पास एक और बेहतर तरीका है। ओमेगा जो हमने निकाला है 1/2 आया है, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, और ओमेगा इंटू टाइम इक्वल टू एंगल होता है। सही बात है, साइन के अंदर जाएगा, साइन ओमेगा टी प्लस फाई होगा, तो ओमेगा टी ही एंगल है। और अगर ओमेगा टी एंगल है तो टाइम गिवन है तो एंगल ऐसे निकलेगा, और एंगल गिवन है तो टाइम कैसे निकलेगा? ये सोच पाए? ओमेगा से डिवाइड कर दो उस चीज को, ओमेगा ही 1/2 था, ऑटोमेटिकली 2 ऊपर चला जाएगा। तो बड़ी अच्छी बात यह हुई कि ΔΦ/ΔT ही ओमेगा है।
तो अगर फेज एंगल आपको पता है, टाइम चाहिए, ओमेगा से डिवाइड कर दो। ये इस ओमेगा का सिग्निफिकेंस है। दरअसल ओमेगा हम एंगुलर स्पीड कहते हैं। यहां ऐसा कौन सा एंगल है जो बदल रहा है? यहां तो कोई एंगल ही नहीं है, तो कौन सा एंगल है? जो साइन के अंदर लिखा है उसकी रेट ऑफ चेंज है। तो एक वर्चुअल एंगल है, कुछ हाइपोथेटिकल टाइप का एंगल, उसका रेट ऑफ चेंज ओमेगा है। और हम वो एंगल डायरेक्टली लिख लेते हैं, और एंगल अपॉन एंगुलर स्पीड टाइम मिल जाएगा। तो कितनी देर बाद क्या घटना घटेगी ये हम बता पा रहे हैं। समझ गए? जैसे हमसे पूछा होता कितनी देर बाद कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा, तो इतने बाद। लेकिन ये टाइम नहीं पता, लेकिन एंगल हमें डायरेक्ट पता है। ये एंगल है π/2 माइनस साइन इनवर्स 4/√52। ओमेगा से डिवाइड कर दोगे तो आपका टाइम मिल जाएगा। तो कंक्लूजन सिंपली यही है, इज इक्वल टू ओमेगा। तो ओमेगा आपका 2π/t है। और सही बात है, देखो जब जब टाइम में t का चेंज होगा, एंगल में 2π का चेंज होगा। ये सोच पाए? टाइम में t का चेंज, एंगल में 2π का चेंज। तो एंगल हम डायरेक्ट निकाल लेंगे, टाइम इस इक्वेशन से निकाल देंगे। और ओमेगा यहां क्या आया? 1/√LC। तो ये पूरा जो सब हमने डिस्कशन किया, डिस्कशन का मेन एम यही था कि हम चार्ज बता सकते हैं किस टाइम पे कितना हुआ। इसका उल्टा भी कर सकते हैं, चार्ज दिया है तो टाइम बता सकते हैं। और हेल्प कौन कर रहा है? ग्राफ बनाओ, एंगल ढूंढो, एंगल बाय एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टाइम। तो लिख रहे हो? ऑन कैपेसिटर बिकम्स 0। तो आंसर आया ये। तो जो टॉपिक आएंगे ना, वेव्स, वेव ऑप्टिक्स या अल्टरनेटिंग करंट, ये टफ इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि उसमें ये गंदा सा होता है, सिर्फ इसकी वजह से। और अगर आप ये समझ में आ जाता है तो ये टॉपिक बहुत आसान है। कि आपको ये समझ में आ जाता है कि वो फेज एंगल है, ओमेगा क्या चीज है, उस एंगल का रेट ऑफ चेंज, तो ये टाइम निकलेगा। इन चीजों में कंफर्टेबल होते हैं ग्राफ में, तो आगे के टॉपिक बहुत ही आसान है, अदरवाइज वो छोड़ने वाले टॉपिक है। इससे पहले मैं आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज आपको दिखाता हूं। स्टैंडर्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन में काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट होगी। और जरा सोचो, जब ये नेचुरल लेंथ है, नेचुरल लेंथ पे स्पीड मैक्सिमम होती है। और नेचुरल लेंथ क्या है? जब पोटेंशियल एनर्जी 0, तब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है। एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी 0 होती है, उस समय पोटेंशियल मैक्सिमम। काफी हद तक सेम चल रहा है। और मैं लिख सकता हूं हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर। ये समझ में आया? पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे प्योरली पोटेंशियल होगी। और मैं इसी को हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर भी लिख सकता हूं। सोचो,
अब सेम दिख रहा है? तो अगर इसका एम्पलीट्यूड पूछा है तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से मिल जाएगा, मैक्सिमम स्पीड पूछी है तो भी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से मिल जाएगी। ठीक है, फंक्शन पूछा है तो ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव से, और ओमेगा कितना होता है इसका स्प्रिंग मास सिस्टम का, नहीं याद होगा, टाइम पीरियड तो याद है, और ओमेगा 2 पाई बाय ओमेगा होता है, सॉरी 2 पाई बाय टी होता है। अब आया समझ में? और अगर पोजीशन निकाल ली तो डेरिवेटिव करने पे वेलोसिटी आ जाएगी, ग्राफ बना लेंगे इसका। यही कैपेसिटर वाले में हुआ, हाफ के सी वी स्क्वायर हाफ एल आई स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू मैक्स स्क्वायर बाय 2 सी इक्वल टू हाफ एल आई मैक्स स्क्वायर, बस ओमेगा 1/√LC आया। ग्राफ वैसे ही बनाने थे, सब कुछ वैसे ही था, जब एक जीरो थी दूसरी मैक्सिमम थी, जब दूसरी मैक्सिमम थी पहली वाली जीरो थी, एंड वाइस वर्सा। तो शायद अब रिलेट कर पा रहे होगे, बोलो। हाफ के स्क्वायर नहीं आया समझ में क्या है, ये है, और एक्स मैक्स को हम ए कहते हैं। अब ठीक है, नोट कर लो, और क्या मैं क्वेश्चन दे रहा हूं क्योंकि इस पे वैसे मेरे हिसाब से कॉमन सेंस होना चाहिए, लेकिन कर लो नोट। ये एक्सट्रीम लिखा है, हम्म। चलो तो क्वेश्चन करो फिर। चलो क्वेश्चन 1, क्वेश्चन करने में काफी अच्छा फील आना चाहिए आपको। ये नेचुरल लेंथ क्वेश्चन में गिवन है, ये लेंथ 2 मीटर, ये वेलोसिटी 2 किलोग्राम, ये वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, के की वैल्यू 8 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, फाइन एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड मतलब एक्स मैक्स, मैक्सिमम एक्सटेंशन, मैक्सिमम स्पीड, प्लॉट एक्स, सॉरी टाइम पीरियड एंड ओमेगा।
write down equation. Time when particle reaches negative extreme position. तो क्वेश्चन ऐसा है, एक स्प्रिंग दे रखी है, मास दे रखा है, स्मूथ सरफेस है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, इस समय पे एक्सटेंशन 2 है, काइनेटिक एनर्जी है कुछ ना कुछ, स्प्रिंग कांस्टेंट 8 है। पहला क्वेश्चन एम्पलीट्यूड निकालो, दूसरा मैक्सिमम स्पीड, तीसरा टाइम पीरियड ओमेगा, चौथा एक्स और टी का ग्राफ बनाइए। और सिर्फ ग्राफ ही नहीं बनाना, इक्वेशन भी लिखनी है। क्यों? क्योंकि उसी इक्वेशन की मदद से आपको ये दो चीजें चाहिए। ट्राई करो। इसका सॉल्यूशन करोगे तो आपको आज की क्लास का पर्पस समझ में आ जाएगा। चलो पहले हम देखेंगे टोटल एनर्जी कंजर्व्ड है। टोटल एनर्जी है हाफ के एक्स स्क्वायर हाफ एम वी स्क्वायर, और ये इसी को हम हाफ के स्क्वायर लिख सकते हैं, उसी को हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं जब ये प्योर पोटेंशियल है, प्योर काइनेटिक है, ये मिक्स्ड है। तो एनर्जी देखें इसके पास कितनी है, हाफ के 8 एक्सटेंशन या कंप्रेशन 2 एक्सटेंशन है, हाफ मास m वेलोसिटी 2 स्क्वायर, ये बना, ये टोटल एनर्जी है। कितनी बनी है, 16 और 4 20, टोटल एनर्जी 20 जूल है। अब अगर ये पूरी की पूरी हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर में जाती तो वी मैक्स कितना होता, मास है 2 वी मैक्स स्क्वायर 20, तो वी मैक्स की वैल्यू आ गई √20 मीटर पर सेकेंड। यही पूरी की पूरी एनर्जी हाफ के एक्स मैक्स में जाती तो एक्स मैक्स की वैल्यू, के की वैल्यू कितनी है 8 √5, तो √5 मीटर। एम्पलीट्यूड मिल गया, मैक्सिमम स्पीड मिल गई। ठीक है, अब हमारा टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड के लिए तो फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा 2 पाई अंडर रूट एम बाय के, 2 पाई 2 बाय 8 पाई सेकेंड, तो ओमेगा 2 पाई बाय टी 2, तो टाइम पीरियड पाई सेकेंड, ओमेगा 2 रेडियन पर सेकेंड। तो इससे हमें समझ में आया कि x का ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट की मैक्सिमम वैल्यू है √5, तो ये हाइट आएगी √5। ठीक है, टाइम पीरियड है पाई सेकेंड, तो ये बेस आएगा π/2, t/2 है ना टाइम। और अभी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू +2 है, ये +2 समझ में आया, ओरिजिन के राइट साइड। लेकिन +2 दो हो सकते थे, ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था, लेकिन हमें दिख रहा है ये 2 कम हो रहा है, तो ये राइट वाला होगा। तो इससे हमें मिल गया कि ये ग्राफ का y एक्सिस कहां से पास होगा, और ये टोटल हाइट √5 है, तो ये हमें फेज पाई माइनस साइन इनवर्स 2/√5 पता है। तो इक्वेशन आ गई x √5 साइन ओमेगा टी प्लस पाई माइनस साइन इनवर्स 2/√5। वेलोसिटी पूछी नहीं, लेकिन डेरिवेटिव करोगे वेलोसिटी मिल जाएगी। वेलोसिटी किसी भी टाइम पे √5 इंटू 2 cos 2t प्लस, ये समझ में आया। वेलोसिटी अपने आप v मैक्स की वैल्यू कितनी है
√20 आ गई, आ गई। V मैक्स √20। तो ये भी खत्म। अब लास्ट क्वेश्चन पूछा है टाइम व्हेन पार्टिकल रीचेस नेगेटिव एक्सट्रीम। तो ये हम ढूंढेंगे ग्राफ में। ग्राफ में हम यहां पे, तो ये एंगल मिल जाए तो मजा आ जाएगा। और ये एंगल π/2 है, ये ये π/2 है। एंगल एंगल π/2 ये है साइन इनवर्स 2/√5। लेकिन ये तो एंगल मिला, हमसे पूछा है टाइम, तो डेल्टा फाई बाय ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू कितनी है 2। आप बन गया अपने आप π/4। बात समझ में आई? एंगल अपॉन एंगुलर फ्रीक्वेंसी, हमें मिल जाएगा टाइम। ये ए पार्ट का आंसर। और बी पार्ट का आंसर मैक्सिमम स्पीड राइट वर्ड। तो ये घूमेगा, इधर आएगा। जब सोचो, जब ये इधर आएगा मैक्सिमम स्पीड राइट वर्ड होगी, तो ये यहां से ऐसा, तो कहां पे? इधर। ये समझ में आया लास्ट वाला पार्ट? तो आप ऐसे सोच सकते हो, देखो इधर गया वापस आया, तो ये हिस्सा और ये वापस आया, तो ये बनेगा पाई प्लस दिस। तो दूसरे का पाई प्लस साइन इनवर्स 2/√5 बाय ओमेगा। तो समझ में आया सिंपल हार्मोनिक मोशन का फंडामेंटल? कि अब हमें ये कॉन्फिडेंस है कि हम मैक्सिमम स्पीड, काइनेटिक एनर्जी, ये तो सब लिख ही सकते हैं। साथ में हम ये भी लिख सकते हैं कि कौन सी चीज कब घटेगी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी तरह का, लेकिन इस बार हम ये क्वेश्चन एलसी ऑक्सीलेशन का दे रहे हैं। क्वेश्चन 2, ये t इक्वल टू 0 की सिचुएशन। चलो यूनिट का ध्यान दीजिएगा। इस समय पे कैपेसिटर पे चार्ज दिस इनटू दिस, इनिशियल चार्ज हमें गिवन है 1 मिली कूलम है, 4 मिली हेनरी, 2 एम्पियर करंट, ये t इक्वल टू 0 की सिचुएशन है। पहला चार्ज मैक्सिमम, दूसरा करंट मैक्सिमम, तीसरा मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर या अक्रॉस इंडक्टर लेते हैं। करंट व्हेन charge on capacitor becomes 500 माइक्रो कूलम। प्लॉट QT। time when current in circuit
becomes 0. टाइम पीरियड ओमेगा तो निकालना ही पड़ेगा इक्वेशन लिखने के लिए. पहला क्वेश्चन, तो इसमें कैपेसिटर पे भी एनर्जी है, इंडक्टर पे भी एनर्जी है, तो ना तो ये करंट मैक्सिमम है ना ये चार्ज मैक्सिमम है. तो मैक्सिमम चार्ज 1000 माइक्रोकूलम से ज्यादा आएगा, मैक्सिमम करंट 2 एम्पियर से ज्यादा आएगा. अब एनर्जी लिखें तो इसकी एनर्जी हाफ सी वी स्क्वायर, क्यों ना मिली में लिख लें तो इसको 1/4 मिली फेराड लिख सकते हैं. 1/4 मिली फेराड इंटू 4 स्क्वायर, ये मिली जूल इसके पास है. इसकी एनर्जी हाफ एल आई स्क्वायर मिली जूल इसके पास है. तो इसके पास एनर्जी कितनी है? 2 मिली जूल. इसके पास एनर्जी कितनी है? 8 मिली जूल. ये समझ में आया? तो टोटल एनर्जी कितनी हो गई? 10 मिली जूल. पक्का? अब हमें कैपेसिटेंस या एनर्जी ये मैक्सिमम चाहिए, तो इसको 10 मिली जूल से इक्वेट कर दूं, आंसर मिल जाएगा. ऐसे ही क्यू मैक्स स्क्वायर बाय 2c, इसको 10 मिली जूल से इक्वेट करूं, आंसर मिल जाएगा. या इसी को हाफ सी वी मैक्स स्क्वायर भी लिख सकता हूं. क्लियर? लेकिन मैं ये कर नहीं रहा हूं, मैं सिंपल ऐसा कर रहा हूं. देखो, इसकी एनर्जी 2 मिली जूल है, 2 मिली जूल पे 4 वोल्ट है, तो 10 मिली जूल पे 4√5 वोल्ट होगा. प्रोपोर्शनल है ना वी के स्क्वायर के, तो कौन पूरे कैलकुलेशन फिर से करे? नहीं समझ आया? टोटल एनर्जी 10 मिली जूल है. तुम ऐसे सोचो, पहले मैं करंट से सोचता हूं. 2 एम्पियर करंट पे 8 मिली जूल है. जब पूरा 10 मिली जूल आएगा तो करंट के स्क्वायर पे एनर्जी डिपेंड करती है. एनर्जी अगर 10/8 टाइम्स हुई तो करंट √10/8 टाइम्स हुआ होगा. हुआ होगा. तो आप ऐसे कर सकते हैं, तो 2 इंटू कितना बनेगा ये? √5/4 मतलब √5 एम्पियर. क्लियर? तो करंट मैक्सिमम की वैल्यू √5 एम्पियर. और वोल्टेज मैक्सिमम सोचो, 2 मिली जूल पे 4 वोल्ट है, तो एनर्जी 5 गुना, तो वोल्टेज √5 गुना. ये वी मैक्स है. तो चार्ज मैक्स इज इक्वल टू सी वी मैक्स. कैपेसिटेंस कितना है? 1/4 इंटू 4√5, तो √5 मिली कूलम. तो चार्ज मैक्स √5 मिली कूलम. और अगर ऐसा नहीं करना चाह रहे, कोई दिक्कत नहीं. क्यू मैक्स स्क्वायर बाय 2c इज इक्वल टू 8 मिली जूल. तो क्यू मैक्स इज इक्वल टू 2 कैपेसिटेंस कितना है? क्या 10 था? ओके ओके, 10 मिली जूल. तो ये 2 कैपेसिटेंस कितना था? 1/4 मिली इंटू 10 मिली का अंडर रूट. और 2 मिली आए तो 1 मिली बाहर निकल आएगा, तो √5 मिली कूलम. लेकिन शायद ये समझ गए होंगे मेरा अप्रोच क्या था, कि एनर्जी वोल्टेज के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है. एनर्जी कितने गुना हो गई, वोल्टेज कितने गुना हो गया. चलो, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस करने की जरूरत नहीं, 4√5 वोल्ट है. ये समझ में आया? क्योंकि इंडक्टर के अक्रॉस इसका वोल्टेज ही इसका वोल्टेज है, तो इसका वोल्टेज मैक्सिमम तभी होगा जब इसका वोल्टेज मैक्सिमम होगा, मतलब उतना ही होगा ना. और इसका मैक्सिमम वोल्टेज Q मैक्स बाय C है, या मैक्सिमम वोल्टेज 4√5 हम निकाल चुके थे. अदरवाइज आप LdI/dt वाले तरीके से भी कर सकते थे,
लेकिन उसके पहले हम ओमेगा ढूंढ लें। 1/√LC। इंडक्टेंस है 4 मिली, कैपेसिटेंस है 250 माइक्रो, 1/4 मिली, तो आंसर आया 1000 पर सेकेंड। तो टाइम पीरियड 2π/10 पे 3 सेकेंड। तो करंट की वैल्यू I मैक्स साइन ओमेगा टी प्लस 5। I मैक्स √5 है, साइन ओमेगा की वैल्यू 10 पे 3 है, सिर्फ 5 चाहिए, और 5 के लिए हम करंट का फोटो बना लें। तो करंट का ग्राफ मैक्सिमम √5 एंपियर है। अभी करंट की वैल्यू 2 एंपियर है। अब बस हमें यह देखना है वो 2 एंपियर ये वाला या ये वाला, कौन सा घट रहा है या बढ़ रहा है। तो करंट नहीं आ रहा समझ में, कैपेसिटर का चार्ज समझ में आ रहा है। कैपेसिटर का चार्ज घट रहा है, कैपेसिटर की एनर्जी कम हो रही है, तो इंडक्टर की एनर्जी बढ़ेगी, तो करंट बढ़ेगा। ये समझ में आया। चार्ज घट रहा है, कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है, इसकी एनर्जी में लॉस, इसकी एनर्जी में गेन। तो हमारा फोटो ऐसा था। करंट का ग्राफ है। अरे करंट का है, तो करंट आई की वैल्यू, फाई की वैल्यू कितनी हो गई, साइन इनवर्स 2/√5। लेकिन क्वेश्चन में चार्ज का पूछा था, कोई दिक्कत नहीं, हम चार्ज का भी बना देंगे। चार्ज में मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, √5। अभी चार्ज की वैल्यू है 1 1 1 तो 2 बार थी, लेकिन हमें पता है चार्ज घट रहा है, तो 1 कौन सी आएगी, ये 1 मिली कूलम। तो यहां से चार्ज का फंक्शन देखें तो √5 साइन 10 पे 3t प्लस पाई माइनस साइन इनवर्स 1/√5 मिली कूलम। ये चार्ज का फंक्शन है। लास्ट हमसे एक और बात पूछ ली थी, फाइंड, पता मिट गया, टाइम व्हेन करंट इन सर्किट बिकम्स 0। तो सर्किट में करंट कब 0 होगा, जब चार्ज मैक्सिमम होगा। या आप करंट के ग्राफ में देख लो, ये फील आ रहा है, या चार्ज के ग्राफ में देख लो, ये बात तो वही है। बताऊं कैसे बात, ये एंगल निकालो, पाई माइनस साइन इनवर्स 2/√5 ये है, और इस ग्राफ से देखो तो π/2 प्लस साइन इनवर्स 1/√5, और ये एंगल सेम लिखा है। कैसे, इसको खोलो, π/2 अलग करो, π/2 माइनस साइन इनवर्स 2/√5, ये है π/2 प्लस कॉस इनवर्स 2/√5, और यही π/2 प्लस साइन इनवर्स 1/√5। याद आया, कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अगर x पॉजिटिव है तो होता है। तो पहले एक π/2 अलग किया, एक π/2 अलग किया, ये बना, इसको कॉस इनवर्स लिखा, इसको साइन इनवर्स में तोड़ दिया, सेम आंसर आया। और चूंकि एंगल सेम है, लेकिन हमसे एंगल नहीं पूछा, टाइम पूछा है, तो ओमेगा से डिवाइड कर दो, ये हमारा टाइम है। ठीक, एक छोटा सा क्वेश्चन बीच में मिसिंग था। हाँ, पहले ये आंसर लिख लिए, ये लास्ट का आंसर, ये चार्ज है किसी भी टाइम पे, वो करंट है किसी भी टाइम पे। तो इसका आंसर ये था। चलो लास्ट क्वेश्चन, ये करंट,
लास्ट क्वेश्चन में ये पूछा था करंट व्हेन चार्ज इज इक्वल टू 500 माइक्रो कूलम। तो इसमें चार्ज दिया है, करंट पूछा है, तो हम ये यूज कर सकते हैं हाफ एल आई स्क्वायर क्यू स्क्वायर बाय 2c इक्वल टू टोटल एनर्जी कितनी थी 10 मिली जूल। ये हमें गिवन है, ये निकल आया, छापोगे पक्का आंसर आएगा। लेकिन हमारे पास फिर से बेहतर तरीका है, देखो इसकी एनर्जी हमारी कितनी निकली थी 2 मिली जूल निकली थी, इसकी एनर्जी कितनी निकली थी 8 मिली जूल। समझ गए? अब हमसे कहा है चार्ज इसका कितना है, एक है ना, 1000 माइक्रोकूलम। चार्ज क्वेश्चन में लिखा है 500 माइक्रोकूलम, चार्ज आधा तो एनर्जी 1/4। नहीं आया समझ? क्यू स्क्वायर बाय 2c, इसका चार्ज 1000 था, इसका चार्ज 500 है, तो 1000 पे इतना तो 500 पे इतना, चार्ज आधा एनर्जी 1/4, और इसका 1/4 1/2, टोटल एनर्जी कंजर्व थी तो ये 9.5 मिली जूल है। और 8 मिली जूल पे करंट 2 एम्पियर था, तो 9.5 मिली जूल पे 9.5/8 अंडर रूट। नहीं आया समझ में? आई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो एनर्जी 8 से 9.5 हो गई, तो करंट 2 से एनर्जी जितने टाइम्स हुई उसका अंडर रूट टाइम्स। ना समझ में आए तो आपके पास ये तरीका है, ठीक? हाँ, तो इस लेक्चर का असाइनमेंट मैं अलग से दूंगा आपको, पीडीएफ में अपलोड कर दूंगा कुछ देर में, हाथ से लिख के दूंगा असाइनमेंट इसका, ठीक है? तो 1 घंटे के अंदर अंदर मैं पीडीएफ ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगा, तो उससे आपको असाइनमेंट करना है इसका, ठीक है? तो काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर था, कोई दिक्कत हो पूछ लेना, खासकर इसका फर्स्ट हाफ जहां हमने इक्वेशन लिखना देखी। इक्वेशन दी है तो ग्राफ बनाना, ग्राफ दिया है तो इक्वेशन। हाँ सब वो तो मैं लिख के दूंगा ना, डीसीटी में है नहीं तो मुझे मन से बनाने पड़ेंगे।